नमस्कार दोस्तों। शायद झूठ बोलना आरएसएस की फैक्ट्री में सिखाया जाता है और शायद इस देश को बर्बादी में ढकेलना भी आरएसएस की फैक्ट्री में सिखाया जाता है और शायद इस देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने और उन्हें अंधेरे में ढकेल देने का भी पूरी ट्रेनिंग आरएसएस में सिखाई जाती है। जी हां, यही होता है। तब इनके खिलाफ राहुल गांधी देश में और देश के बाहर लड़ते नजर आते हैं तो भाजपा नरेंद्र मोदी बौखला जाते हैं। जी, यही सच है। मैं इस सच की शुरुआत यूं करता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक कानून बनाया और जिसके तहत उन्होंने यह किया कि कोई भी पहाड़ जो 100 मीटर से कम की पर्वत श्रृंखला है वो पहाड़ी नहीं माना जाएगा, वो पर्वतीय क्षेत्र नहीं माना जाएगा, वो संरक्षित नहीं होगा। जब हम इसके आंकड़े निकालते हैं तो पता चलता है कि एशिया में, पूरे एशिया में, यदि हम इसको सर्च करेंगे तो पूरे एशिया में कोई ऐसा हमें मिलता ही नहीं है, हिमालय को छोड़ के या एक आधा और बड़ी श्रृंखलाओं को छोड़ के, कि कहीं पर भी आप ये देखें अरावली क्षेत्र में परिभाषा लागू हुई तो खतरे में होगी अरावली, क्योंकि पर्यावरणविद बोले हैं पूरे एशिया में 100 मीटर ऊंचे पहाड़ नहीं है, वो इसका विरोध करेंगे और इसके उन्होंने उदाहरण दिए। ऐसे में सबसे अच्छा आसान हो जाएगा माइनिंग करना, बड़ी आसानी से माइनिंग कर सकेंगे। और इसके अलावा जिस तरह से जो ऐसा मतलब जो रिपोर्ट है पूरी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने और सबने उसको जिस तरीके से परिभाषित किया है वह दुखद है। पर्यावरणविदों का कहना है इससे निर्माण कार्य होंगे और दूसरी चीज होंगे और प्रदूषण में सब फंस जाएंगे, और जब यह होगा तो इसीलिए सेव अरावली। आज दिल्ली इतनी बुरी तरह प्रदूषण का शिकार है, सब कुछ है, क्यों? क्योंकि यह सब हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने खुद संसद में खड़े होकर कहा था इस पर चर्चा करा लीजिए और आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि इस पर काम के लिए सीधे योजना शुरू कीजिए, देश के हर जिले को भी इसमें शामिल कीजिए। लेकिन इस सरकार ने चर्चा नहीं कराई। इस सरकार ने आधी रात से भी ज्यादा कह सकते हैं, संसद को खोल करके अपने चहेतों को लाभ देने के लिए कानून पास करवाए। जी हां, महात्मा गांधी और गरीबों पर कुल्हाड़ी चलाई इसी सरकार ने। उसने परमाणु न्यूक्लियर के मामले में, जो परमाणु ऊर्जा है उसके मामले में सारे अधिकार पूरी 100% बेचने का काम किया और उस कानून को रात 1 बजे पास कराया। इसी तरीके से इस सरकार ने 1 बजे रात तक बहस करा के और पास करा लिया अपने संख्या बल के मुताबिक कि हम जो है मनरेगा में से जो गांधी जी का नाम था, महात्मा गांधी, वो हटाएंगे और साथ साथ गरीबों के हकों पर डाका डालेंगे, क्योंकि मनरेगा में 90% पैसा केंद्र सरकार को देना पड़ता था। और अब जो नया लेके आए हैं जी राम जी, उसमें स्थिति यह है कि बहुत बड़ा पैसा राज्य सरकारों को देना पड़ेगा और जब राज्य सरकारों पर यह वित्तीय भार आएगा तो वो इस योजना को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इस सरकार ने राज्यों का भी पैसा हड़प लिया है, वो जीएसटी के माध्यम से। जिस तरह से जीएसटी लेके आए उसमें कर दिया कि सारा पैसा केंद्र के पास जाएगा और फिर वो अपनी सुविधा अनुसार देता है। नतीजतन राज्य गरीब पर गरीब होते जा रहे हैं, कर्ज में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल ताकत खत्म हो गई
और जब यह स्थिति हुई हो, निश्चित रूप से दुखद। मनरेगा वह है, जब मनरेगा को लेके विचार किया गया था और इसे लाया जाए तो देश भर के 1.5 दर्जन मुख्यमंत्री, जिनमें भाजपा के बहुत काबिल मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, वह भी शामिल थे और सबने सहमति से, पूर्ण सहमति से मनरेगा को का पक्ष रखा था और उसी मनरेगा को खत्म करने का काम किया गया। सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें भाजपा शामिल हुई थी उस समय की, और उसने भी यह कहा था कि नहीं, ये बहुत अच्छा है। और नरेंद्र मोदी ने इसे कभी तो बताया कि यह कांग्रेस की नाकामी का जीता जागता ऐतिहासिक उदाहरण है, प्रमाण है, और अब वो उसको खत्म करके, जिसके बदौलत कोरोना के दौरान लोगों को रोजगार देकर के कैसे जीवित रखने में कुछ मदद दी गई, उस योजना को खत्म करके न सिर्फ उन्होंने गरीबों पे कुल्हाड़ी चलाई है, महात्मा गांधी की दोबारा हत्या भी कर दी है। जी हां, जब यह किया हो तो निश्चित रूप से आएगा। आप देख रहे हैं जिस तरह से लद्दाख में शेड्यूल 6 लागू करने का वायदा किया था इसी सरकार ने, यही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में रखा था, और जब सरकार आ गई तो उन्होंने लद्दाख में वह लागू नहीं होने दिया। और लद्दाख को ऐसी स्थिति में जब सही बात कहने के लिए सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया गया, अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया, और उनका जो भी कोई वहां समर्थन कर रहा है उसको पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी तरह जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वायदा सुप्रीम कोर्ट में यह सरकार करके आई थी, और अब जब उस पर बात आती है तो कहते हैं कि कोई आवाज ही नहीं। तो इसी तरह से राहुल गांधी ने, जिन्होंने पर्यावरण के इस मुद्दे को लेकर के देश के हर राज्य, हर जिले की, हर जगह की समस्याओं के मुताबिक कार्य योजना बनाने और इस पर बहस करने की बात की थी संसद में, उस पर बहस नहीं कराई गई। लेकिन ये कभी मनरेगा और कभी परमाणु ऊर्जा के नाम पर निजी हाथों को सब कुछ सौंपने के लिए जरूर किया गया, क्योंकि अडानी अंबानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। और ऐसी स्थिति में किरण रिजिजू, जो संसदीय कार्य मंत्री है, वह झूठ बोलता है और कहता है कि हम तो कराना चाहते थे पर्यावरण पे चर्चा, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी। कांग्रेस कब नहीं चाहती थी? इसका प्रस्ताव ही कांग्रेस ने रखा था, खुद राहुल गांधी ने रखा था। पहले दिन से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी इसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वही कह रहे थे कि तुरंत इस पर चर्चा हो सबसे ज्यादा। और जब आप वंदे मातरम पे चर्चा करा के वक्त बर्बाद कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि यह कोई मसला है जिस पर चर्चा की जाए। चर्चा का विषय तो असल में प्रदूषण है, जिसके कारण पूरे लोग, उत्तर भारत पूरा प्रभावित है बुरी तरीके से। तब आप सोचिए, तो अरावली की पहाड़ियों को जिस तरह से काटने को, यदि आपको लगता है ये जंगल नहीं है तो आप बताइए क्या है? ये देखिए, ये पहाड़ियां नहीं है, जंगल नहीं है तो क्या है? अब इसे जंगल नहीं मान रही है न सरकार न सुप्रीम कोर्ट। अब आप सोचिए, ये वही अरावली की पहाड़ियां हैं जिन्होंने राणा प्रताप को बचाया था। तो अब आप सोचिए, ये यदि पहाड़ नहीं है तो क्या है? अब ये अरावली के पहाड़ियों को पहाड़ नहीं मानेंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी में जरूर यह देखने को मिल रहा है कि वो पर्यावरण को लेकर कितना चिंतित है और उसको लेकर के वो सोचते हैं। तो वो जर्मनी के पर्यावरण मंत्री से मिलते हैं और जर्मनी में उनसे समझते हैं कि कैसे उन्होंने अपने यहां पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। और
कैसे हम भारत में अपने यहां की चुनौतियों के मुताबिक इस पर काम कर सकते हैं। तो आप सोचिए, जो काम देश के प्रधानमंत्री को करना था वह काम देश के नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, और वो जर्मनी के पर्यावरण मंत्री के साथ में इसको लेकर के डिस्कस करते हैं। वो वहां पर पूरे क्लाइमेट को लेकर के पूरे दुनिया भर के जो संगठन है उनके साथ चर्चा करते हैं, और चर्चा करते हैं कि कैसे जो है इसको सब किया जाए और कैसे सुधारा जाए। इन सब को लेकर के जो राहुल गांधी का पूरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, उस कॉन्फ्रेंस में चीजें सामने आती हैं। तो आज देश के लिए जो व्यक्ति लड़ा है वो राहुल गांधी वहां के पूर्व जो है, जैसे अपने यहां प्रधानमंत्री होता है या जिन देशों में प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल होता है, उसी तरह वहां चांसलर होता है। तो जो एक्स चांसलर है उनसे मिलते हैं और उनसे उनके सारे अनुभवों को लेते हैं कि कैसे क्या किया जाए गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए देश के लिए। अब आप सोचिए, ये सब काम प्रधानमंत्री को करने थे, तो प्रधानमंत्री नहीं करते, तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं? प्रधानमंत्री इस देश को समस्याओं में फंसाते हैं, वोट चोरी करते हैं, चुनाव चोरी करते हैं, और सारे यही काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी, जो बिहार से आते हैं, वो जीतन राम मांझी बताते हैं कि 2020 में वो इलेक्शन हार गए थे 2700 वोट से, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से डेपुटेशन पर एक अफसर अभिषेक कुमार सिंह को लगाया था, जो वहां का कलेक्टर था, डीएम था, उसने तुरंत कहा कि कोई बात नहीं, आप निकलो, हम अभी खेल करते हैं, और उसने उन्हें जितवा दिया। यह बात वो खुद कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है। तब आप समझ लीजिए, जब वो खुद कह रहा हो और इसके बाद ये कहेंगे कि यह नहीं यह है। और यही नहीं होता है, सच की आवाज के दुश्मन है। ये हमने देखा कि अमिताभ ठाकुर ने जिस तरह से वो जहरीला कफ सिरप, जिसके कारण पूरी दुनिया में और उत्तर प्रदेश और तमाम भारत के राज्यों में हमारे बच्चे मरे हैं और बदनामी हुई है भारत की, उस मामले में जो धनंजय सिंह सांसद है, और वो भाजपा का और योगी आदित्यनाथ का बेहद करीबी है, उसको बचाने के लिए सही बात बोलने वाले अमिताभ ठाकुर को फर्जी एक मामला बना के 25 साल पुरानी एक शिकायत पर एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आप सोचिए, यह हो रहा है और वह शख्स लड़ रहा है। सोचिए, जो अमिताभ ठाकुर खुद यूपी पुलिस में आईजी था और उसे जबरन रिटायर किया गया, और जो हुआ उसको आप सुन लीजिए। वो मुख्य रूप से कफ सिरप मामले में योगी द्वारा धनंजय सिंह और अन्य लोगों को बचाने के लिए फंसाया गया है। ये पुलिस का फर्जी मुकदमा है, धनंजय सिंह और कंपनी को बचाने के लिए किया जा रहा है। आप सोचिए, एक ईमानदार रहा पुलिस अफसर, उसको किस तरह से परेशान किया गया, क्योंकि वो सदैव मुखर आवाज बनता रहा, सत्य के लिए लड़ता रहा। उस शख्स ने मुलायम सिंह यादव का भी विरोध किया था, और मुलायम सिंह यादव का भी विरोध किया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं की थी जो आदित्यनाथ कर रहा है। यानी आप इससे समझ लीजिए ये किस तरह के लोग हैं। और यही नहीं रुक जाता है, इस कड़ाके की ठंड में कांग्रेस और उसके सहयोगी सांसद जिस तरह से मनरेगा और दूसरी तमाम चीजों को लेके विरोध कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, संसद की सीढ़ियों में पूरी रात कंबल लगाकर बैठे हैं। क्या करेगा? जब तक मोदी बाबू है तब तक हम लोगों को तो ऐसा करना ही पड़ता। आपको तो पता है कितने बार हमको कभी सस्पेंड किया गया, कितने बार कभी। ये आप देखिए, और लोग कहते हैं कि विपक्ष लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये हमारे सांसद हैं, और ये सांसद
संसद की सीढ़ियों पर वहीं पर कंबल डाल के इस कड़ाके की दिल्ली की ठंड में, प्रदूषण में वहां पर बैठे और वहां धरना देते रहे। अब आप सोचिए, लेकिन नक्कार खाने में आवाज कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि झूठ बोलना और ये करना। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस महिला डॉक्टर का हिजाब खोल करके और जो बदतमीजी की, उस बदतमीजी का भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री और सब सपोर्ट कर रहे हैं। और जो सपोर्ट कर रहे हैं, आप कल्पना कीजिए, उनसे उस स्थिति में उसका विरोध करती है मुनव्वर राना की बेटी, जो एक महान जो है गजलकार थे, उनकी बेटी विरोध करती है लखनऊ में और एफआईआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन देती हैं, तो उस अकेली महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी उस महिला को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो सही बोलेगी, जो सच बोलेगी और झूठों का बोलबाला हो। तो जब ये होता है तब जरूर आता है। तो आप इससे समझ लीजिए कि ये सरकार असल में क्या करती है। ये सरकार कभी भी सच्चों के साथ नहीं होती, झूठ बोलती है, नफरत फैलाती है, और जब कोई सच लेके आता है, लड़ता है, तो उसके खिलाफ झूठे प्रचार किए जाते हैं, झूठी बातें की जाती हैं। यही इस सरकार का सच। यही वजह है कि जब आरएसएस के लोग जा करके छत्तीसगढ़ में एक घासीराम मंदिर में जिस तरीके से जाके कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और वहां के कार्यक्रम को हैक करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से विरोध करके उन्हें भगाया, उससे लगता है कि यही तरीका सही है। आप उसको दिखाता हूं। और इस तरह से करके सबने भगाया उनको, क्योंकि वो इसी तरह से आपके कार्यक्रमों में घुसते हैं और ये काम करने की कोशिश करते हैं। जब ये सब साजिशें होती हैं, तब हमें अपने नेहरू का नाम फिर याद आता है, क्योंकि जो नेहरू ने बनाया, ये सिर्फ बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जो उन्होंने किया, उन सब पर ये हमला कर रहे हैं, क्योंकि इनके कुछ अफसर, कुछ जजेज, कुछ कारपोरेट, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, ये सब मिल करके इस देश की धन संपदा, जमीनें सब पर कब्जा करते हैं और युवा बेरोजगार होते हैं। बेरोजगारी की बात पे जरूर बात करूं। उड़ीसा में 185 होमगार्ड की भर्ती होती, होमगार्ड की। मुझे याद है, मेरे पिताजी जिन दिनों डिप्टी एसपी होते थे, उन दिनों ऐसे ही कह देते थे, और जो भी लड़का आता कहते थे चलो होमगार्ड में रख लो। उनको बुलाते, कहते यार रख लो इसको, और रख लिया जाता। चलिए पिताजी छोड़ दिए। मैं अपना बताता हूं, बतौर पत्रकार तमाम लोग मुझे मिले कि भैया ऐसे ऐसे है तो ये कह दीजिए। मैंने कहा और कई जगह पे होमगार्ड पे रख लिया गया। अब आप सोचिए, इस तरह से जो नौकरियां मिल जाती थी जिनका कोई मायने नहीं होता था, आज यह स्थिति है कि जब होमगार्ड के 185 पदों पर जो भर्ती करने थे उड़ीसा में, और वहां स्थिति ये हुई, उसके लिए 9,000 युवा पहुंचे, सर्टिफिकेट लेके पहुंचे। कोई ग्रेजुएट था, कोई पोस्ट ग्रेजुएट था। यानी कितनी बुरी हालत हो गई है देश में। यह हालत हो गई, तभी तो मैं कहता हूं कि नेहरू जी को याद करिए। नेहरू जी ने रोजगार देना, देश बनाना, सब कुछ करना, लेकिन ये झूठ बोलते हैं। आज हमें गर्व करना चाहिए कि गोवा और दमन दीव, दो
जो है राज्य है, एक केंद्र शासित राज्य है और एक पूर्ण राज्य है, और ऐसी स्थिति में इन दोनों राज्यों उन्होंने आज ही के दिन आजाद कराया था अपनी सेना भेजकर पुर्तगालियों के कब्जे से, उनसे छुड़ा करके, और ये किया था। लेकिन ये कहेंगे उन्होंने तो ये गवा दिया, वो गवा दिया, उन्होंने रोजगार पैदा किया, उन्होंने सब पैदा किया। तो आज उनके वंशज राहुल गांधी इस देश की चिंताओं के लिए देश में और देश के बाहर लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री अय्याशी करके आ चुके हैं। तब आप सोचिए, वो सरकारी पैसे से अय्याशी करके आ चुके हैं, और राहुल गांधी अपने पैसे खर्च करके जर्मनी से लेके भारत तक सब जगह लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश के लोगों के लिए। तो सोचना आपको है, खड़ा आपको होना। जब तक आप डट के नहीं खड़े होंगे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जी हाँ, जय।